दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग नए सपने के साथ आते हैं। कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए और कोई बस किस्मत आजमाने। आरव भी उन्हीं में से एक था। लखनऊ का रहने वाला, पहली बार अकेला घर छोड़कर बाहर आया था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था और अब जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में रहना आसान नहीं था। किराया महंगा, फ्लैट दूर और हॉस्टल फुल। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पीजी मिला। थोड़ा पुराना, लेकिन किराया कम था और कॉलेज के करीब भी था। और इसी पीजी में जो इनके साथ भूतिया घटना हुई, ये आज तक उसे भुला नहीं पाए। तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है आरव ने, जिनके साथ यह सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। और गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, दोनों कानों में हेडफोन डाल लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। पीजी एक 3 मंजिला इमारत थी। बाहर से देखने में बस एक साधारण सा पुराना घर लगता था। दीवारों पर जमी धूल, टूटे फूटे पेंट और जंग लगे लोहे का गेट। लेकिन बोर्ड पर साफ लिखा था, शांतिवन पीजी, लड़कों और लड़कियों के लिए। नाम सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि घर बिल्कुल भी शांतिवन जैसा नहीं लग रहा था। अंदर घुसते ही एक लंबा कॉरिडोर और दोनों तरफ कमरे, बीच में सीढ़ियाँ जो ऊपर की मंजिलों तक जाती थी। आरव ने बैग रखा और अंदर कदम रखा। तभी एक मोटे से अंकल उन्हें मिलते हैं। उनका नाम था वर्मा जी, जो कि पीजी के ओनर थे। वे आरव से कहते हैं, हाँ बेटा, नए किराएदार हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम आरव है। ठीक है, ऊपर मंजिल पर कमरा नंबर 5 खाली है, वहाँ रह लो। खाने का टाइम रात 9 बजे तक है, लेट मत करना। उनकी आवाज़ में रुखाई थी, जैसे मजबूरी में किराएदार रख रहे हो। कमरा छोटा था। एक पुरानी लकड़ी की चारपाई रखी हुई थी। दीवार पर हल्की सी सीलन भी थी और छत के पंखे से आती कर कर की आवाज़। लेकिन आरव ने सोचा, चलो ठीक है, कम से कम रहने के लिए जगह तो मिल गई है। उसके बगल वाले कमरे में 2 और लड़के रहते थे। उनका नाम था सुमित और विकास। दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे और दोस्ताना सा स्वभाव था उनका। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, अरे भाई, नया हो क्या? चलो चिंता मत करो, यहाँ रहना आसान है, बस रात को जल्दी सो जाना। आरव हंस पड़ा और बोला, मतलब? सुमित ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विकास ने उसे आंखों से इशारा करके चुप करा दिया। आरव को लगा शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। दिन में तो पीजी सामान्य लगता था। लड़कियां नीचे वाले हिस्से में रहती थीं और लड़के ऊपर वाले। खाना एक ही डाइनिंग हॉल में मिलता था। दाल चावल सब्जी, बिल्कुल हॉस्टल जैसा। लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरा पीजी किसी अजीब सी चुप्पी में डूब जाता। कमरे के बाहर कॉरिडोर में लाइट्स बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कम वोल्ट के बल्ब वहाँ लगाए हों। और सबसे अजीब बात यह थी कि तीसरी मंजिल हमेशा बंद रहती थी। वहाँ जाने के लिए हमेशा मनाही थी। सीढ़ियों के सामने ताला लगा था। उस पर एक मोटा सा बोर्ड भी था, एंट्री
रेस्टिगेटेड डेंजर जोन। आरव ने सोचा शायद मरम्मत चल रही होगी, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहा था, अगर मरम्मत है तो इतने सालों से ये बंद क्यों है। पहली रात तो थकान की वजह से आरव जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई है और पर्दे हवा से हिल रहे थे। बाहर से धीमी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी के पायल की खनक हो रही हो। उसने सोचा शायद नीचे वाली लड़कियों के कमरे से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा कमरे में घुसी और दरवाज़ा चर्र की आवाज़ से अपने आप बंद हो गया। आरव का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली और सोचा शायद मेरा वहम होगा, नींद में सुनाई दे रहा होगा। सुबह उठकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब आरव डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था नेहा। वही इस पीजी में रहती थी, लेकिन ज़्यादातर अकेली रहती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। आरव ने कैजुअली पूछा, हाय, तुम भी यहाँ रहती हो? नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर धीरे से बोली, हाँ, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो बस ध्यान रखना, कभी तीसरी मंजिल पर मत जाना। ये सुनकर आरव चौंक गया और बोला, क्यों, वहाँ क्या है? नेहा बस चुप रही। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। दूसरी रात फिर वही हुआ। आरव बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा हो। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर से पायल की आवाज़ आ रही थी। उसका मन हुआ जाकर देखने का, लेकिन तभी सुमित का दरवाज़ा खुला और उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आरव, जो सुना है ना वो भूल जाओ, जितना जानोगे उतना फंसोगे। आरव कुछ कह पाता उससे पहले सुमित ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरी रात आरव का सब्र टूट गया। आवाज़ें सुनकर उसने चुपचाप कॉरिडोर में कदम रखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। ऊपर की ओर देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ पर ताले के उस पार उसे साफ साफ दिखा कि एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और आँखों में ऐसे चमक थी जैसे अंगारे जल रहे हों। आरव के पांव से जमीन खसक गई। उसने पलक झपकाई और वह साया तुरंत ही गायब हो चुका था। उस रात आरव को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर तीसरी मंजिल पर क्या है और ये औरत कौन थी? तीसरी रात के बाद से आरव बेचैन रहने लगा। कॉलेज जाता, दोस्तों से मिलता, क्लास करता, लेकिन दिमाग में बार बार पीजी की उस मंजिल पर क्या था, उसी पर उसका दिमाग अटके रहता और वह सोचता, क्या सच में मैंने किसी औरत को देखा था या नींद में मेरा भ्रम था? लेकिन ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। हर रात कोई ना कोई अजीब घटना उसके कमरे के आसपास होती ही रहती थी। एक रात पढ़ाई करते हुए उसकी नज़र कॉरिडोर में पड़ी। पीली रोशनी में उसे साफ दिखाई दिया कि दीवार पर किसी के कदमों की परछाई हिल रही है, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। बाहर आया तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। सीढ़ियों पर सिर्फ ताला लगा था और कॉरिडोर पूरा सन्नाटा। लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा, ताले के उस पार तीसरी मंजिल के छज्जे से कोई उसे देख रहा था। उसके बाल लंबे नीचे की ओर लटक रहे थे
और चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। पीजी में बाकी लड़के लड़कियां भी इस सब बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और ना ही कोई इस पर बात करता था। खाने के दौरान सब हंसते बोलते रहते, लेकिन जैसे ही रात होती सब अपने अपने कमरों में बंद हो जाते, जैसे किसी ने सबको चेतावनी दी हो कि रात में बाहर नहीं निकलना है। आरव ने कई बार नोटिस किया कि वर्मा जी, जो कि पीजी के मालिक थे, वे भी रात को जल्दी सो जाते थे और तीसरी मंजिल के पास कभी नहीं जाते थे। एक बार उसने कैजुअली पूछा, वर्मा जी, ऊपर का फ्लोर कब खुलेगा? लगता है बहुत सालों से बंद है। वर्मा जी का चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हें जितना काम है उतना करो, बाकी बातें तुम्हारे काम की नहीं हैं। यह सुनकर आरव चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में और शक पैदा हो गया। आरव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा शायद नेहा से कुछ पता चल सके। नेहा अक्सर अकेले बैठकर ही किताब पढ़ती थी। एक दिन उसने हिम्मत की और पूछा, नेहा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उस तीसरी मंजिल पर क्या है? कोई सच बात यहाँ से हमें छुपाई जा रही है क्या? नेहा ने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आरव, यहाँ जो भी नया आता है पहले उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, फिर परछाइयाँ दिखाई देती हैं और धीरे धीरे वो रुक गई। आरव ने उत्सुकता में कहा, धीरे धीरे? क्या धीरे धीरे? आगे बताओ ना। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, धीरे धीरे वो लोग डर कर पीजी छोड़ देते हैं। आरव चौंक गया। तो क्या कोई यहाँ मर गया था? नेहा बस खड़ी हुई और बोली, सच जानना है तो खुद देख लेना, लेकिन सावधान रहना। कुछ दिन बाद पीजी में एक नया लड़का आया, आकाश। वो बहुत मस्तीखोर था और मजाक करता रहता था। उसे भी तीसरी मंजिल की बातें सुनाई दी तो उसने मजाक उड़ाया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब फालतू की अफवाहें होती हैं। उस रात उसने खुद तीसरी मंजिल में जाने की कोशिश की। उसे सब ने रोका, लेकिन वो बोला, अगर सच में कोई भूत प्रेत होगा तो मैं सबको दिखा दूंगा। आधी रात को उसने ताला तोड़ने की कोशिश की। लड़कों ने उसे खूब रोकना चाहा, लेकिन तभी अचानक पीजी की सारी लाइट्स चली गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद जब लाइट आई तो आकाश गायब था। सब ने सोचा वो डर कर अपने कमरे में चला गया होगा, लेकिन अगली सुबह उसके कमरे में ना तो बैग मिला ना ही कपड़े। सब कुछ वैसे ही पड़ा था, लेकिन आकाश कहीं नहीं था। वर्मा जी ने बस इतना कहा, उसने पीजी छोड़ दिया है, तुम सब अपने अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन सबको पता था कि उसने पीजी नहीं छोड़ा था, उसके साथ कुछ और ही हुआ है। अब आरव का डर और जिज्ञासा दोनों बहुत ही बढ़ चुके थे। हर रात उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती, कभी पायल, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ कि यहाँ पर मत आओ, ऐसे करके फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती थी उसको। उसने कई बार खिड़की से झांका और तीसरी मंजिल की खिड़की में किसी औरत की परछाई देखी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और लाल चमकती आंखें। आरव नींद में भी उस चेहरे को देखने लगा था। कभी लगता कोई उसके कमरे में खड़ा है तो कभी लगता बिस्तर के पास कोई बैठा है। एक रात तो उसने साफ देखा कि कोई उसके तकिए के पास झुककर धीरे से कह रहा था, सच जानना है तो ऊपर आ जाओ। अगले दिन आरव ने नेहा से बात करने की कोशिश की। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें सब पता है, फिर क्यों नहीं बताती? आखिर ऊपर क्या है? नेहा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आरव, तीसरी मंजिल पर जो रहती है
उसका नाम अनामिका था। वो कभी इस पीजी में रहती थी। आरव ने चौंक कर कहा, थी मतलब? नेहा बोली, वो अब जिंदा नहीं है और उसकी आत्मा अब भी यही है। उसके बाद नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन आरव समझ चुका था कि पीजी सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि उस मंजिल पर कोई भयानक रहस्य छुपा है, और अब वो रहस्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव अब तक डर और बेचैनी के बीच जी रहा था। हर रात तीसरी मंजिल से आने वाली आवाज़ें, परछाइयाँ और रहस्यमयी फुसफुसाहटें उसे चैन नहीं लेने देती थी। लेकिन अब जब नेहा ने अनामिका का नाम लिया था तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। एक शाम जब सारे लड़के नीचे खेल रहे थे और लड़कियां अपने अपने कमरे में थी, तब आरव ने मौका देखा। वो चुपचाप नेहा के पास गया, जो अकेली छत पर बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। आरव ने कहा, नेहा प्लीज़, अब मुझे सच बता भी दो, वरना मैं खुद ऊपर जाकर देख लूँगा। नेहा ने धीरे से सिर झुका लिया और कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें जो दिखता है, जो सुनाई देता है, वो सब सच है। यहाँ कोई और भी है, लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई है। उसका गुस्सा किसी और पर है। आरव चौंक गया। मतलब ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ डराने के लिए है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, आरव, अनामिका मेरी बड़ी बहन थी। नेहा की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ध्यान से सुनने लगा। करीब 5 साल पहले अनामिका इसी पीजी में रहती थी। वो पढ़ाई करने आई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, खुश मिजाज, हंसमुख, सबको हंसाने वाली लड़की थी। लेकिन इस पीजी में उसकी ज़िंदगी बदल गई। नेहा ने बताया कि अनामिका अक्सर शिकायत करती थी कि उसे तीसरी मंजिल पर कोई साया दिखाई देता है। शुरू में सबने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। कहती थी, कोई मुझे देखता रहता है, कोई मेरे कमरे में आता है। एक रात अचानक पीजी से खबर आई कि अनामिका की मौत हो गई है। पुलिस ने रिपोर्ट बनाई कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन नेहा रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मेरी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती थी, उसकी हत्या हुई है। आरव ने तुरंत पूछा, लेकिन किसने और क्यों? नेहा ने धीरे से कहा, सबको शक है कि पीजी का मालिक वर्मा जी का इसमें हाथ था। उस रात जब अनामिका की चीख सुनाई दी तो वर्मा जी ही सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे। उसके बाद अचानक सब चुप हो गए और उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन केस दबा दिया गया। आरव के दिमाग में जैसे बम फट गया और वह बोला, तो क्या ये सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, बल्कि एक क्राइम सीन भी है? नेहा बोली, मेरी बहन की आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है और इसी वजह से जो भी नया किराएदार यहाँ आता है उसे वो सच दिखने लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग डर कर भाग जाते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारी बहन सच में यहाँ है तो हमें उसे इंसाफ दिलाना होगा। नेहा की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसने डरते हुए कहा, ये आसान नहीं है। वर्मा जी बहुत चालाक है और अनामिका की आत्मा हमेशा शांत नहीं रहती। कभी कभी उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो किसी पर भी वार कर सकती है। आरव ने बिना झिझके कहा, मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं ये सच जानकर चुप नहीं बहने वाला। उस रात आरव और नेहा ने तय किया कि वे दोनों मिलकर तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खोलेंगे। आधी रात को जब सब सो गए, दोनों चुपके से सीढ़ियों पर पहुंचे। ताला लगा हुआ था। आरव ने धीरे से ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और लाइट से झपकने लगी।
अंदर धूल और अंधेरा फैला हुआ था। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे और एक कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे बने हुए थे। नेहा कांप उठी और वह बोली, यही वो कमरा है जहां अनामिका की मौत हुई थी। अचानक कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, नेहा। नेहा यह सुनकर सिहर गई। आरव ने टार्च जलाई और सामने की ओर देखा तो वहाँ एक परछाई खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और आंखों में लाल चमक। ये पहली बार था जब नेहा ने अपनी बहन की आत्मा को इतनी नज़दीक से देखा था। वो कांपते हुए बोली, दीदी। अनामिका की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा अधजला था, होंठ नीचे और गले पर गहरे निशान थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, नेहा, मुझे इंसाफ दिलाओ। नेहा ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, दीदी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन कैसे? अनामिका की आत्मा ने उंगली उठाई और पीजी के एक कोने की ओर इशारा किया। वहाँ पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा हुआ था। आरव ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और कुछ फ़ोटो रखे हुए थे। डायरी पर साफ लिखा था, अनामिका। आरव ने पन्ने पलटे। उसमें अनामिका की रोज़मर्रा की बातें लिखी हुई थी, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने लिखा था, वर्मा जी बार बार मेरे कमरे में आने की कोशिश करते। मैं बहुत डर गई हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो समझना इसकी वजह वही है। आरव और नेहा दोनों सन्न रह गए। ये डायरी सबूत थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा सा छा गया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अनामिका की चीख गूंज रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नेहा चीख पड़ी, दीदी, हम करेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। कुछ पल बाद ठंडी हवा रुक गई। कमरे की लाइट्स अपने आप जल गई और अनामिका की परछाई गायब हो गई। आरव और नेहा दोनों बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन अब उनके पास अनामिका की डायरी थी, सच्चाई का सबूत। अब सवाल था कि क्या वो इस सच को सबके सामने ला पाएंगे या वर्मा जी फिर से इसे दबा देंगे। नेहा और आरव जब तीसरी मंजिल से नीचे की ओर लौट रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। दोनों के पास अब अनामिका की डायरी थी, एक ऐसा सबूत जो साफ दिखा रहा था कि उसकी मौत कोई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। आरव ने धीरे से कहा, नेहा, अब ये पीजी सिर्फ हॉन्टेड नहीं रहा, ये एक क्राइम सीन है, और अगर इससे वर्मा जी का हाथ है तो हमें उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। नेहा ने डरते हुए कहा, लेकिन वर्मा जी बहुत चालाक है। यहाँ जो भी उन्हें शक करता है या तो डर कर चला जाता है या फिर यहाँ से गायब हो जाता है। आरव ने डायरी कसकर पकड़ ली और डर कर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ, यह वह कहने लगा। अगली सुबह डाइनिंग हॉल में वर्मा जी हमेशा की तरह सब पर सख्त नज़र रखे हुए थे, लेकिन आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि किसी ने तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खोला है। उन्होंने अचानक सबके सामने आकर कहा, कल रात किसने ऊपर जाने की कोशिश की थी? जिस दिन मुझे पता चल गया उसी दिन उसे पीजी से निकाल दूंगा। यह सुनकर पूरा सन्नाटा सा छा गया। सब लोग चुप रहे। नेहा ने घबराकर आरव की ओर देखा। आरव ने भी सिर झुका लिया, लेकिन उसे लगा जैसे वर्मा जी की निगाहें सीधे उसी पर टिकी हो। आरव ने तय किया कि अगर सच पता करना है तो पीजी के बाहर से शुरुआत करनी होगी। वे कॉलेज से लौटते वक्त गली के कुछ बुजुर्गों से मिला। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे धीरे से कहा, बेटा, उस मकान से दूर रहो। 5 साल पहले एक लड़की की लाश वहीं मिली थी। पुलिस आई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से वहाँ अजीब बातें होने लगी। आरव ने पूछा, क्या आपको पता है कि उसकी
मौत कैसे हुई थी? अम्मा ने कहा, लोग कहते हैं कि मालिक का उस पर बुरा नज़र था, लेकिन किसके पास सबूत है? सब डरते हैं उससे। आरव को अब यकीन हो गया था कि वर्मा जी का सच यही है। उस रात आरव और नेहा ने मिलकर डायरी के पन्ने ध्यान से पढ़े। शुरू के पन्नों में अनामिका की कॉलेज की बातें और दोस्तों की यादें और हंसी मजाक के भरे नोट्स थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लिखावट बदलने लगी। डर और बेचैनी साफ झलकने लगी थी। एक पन्ने पर लिखा था, वर्मा जी बार बार बहाने से मेरे कमरे में आते हैं, कहते हैं कि बिल की बात करनी है या पानी की टंकी चेक करनी है, लेकिन उनकी नज़रें बहुत अजीब होती हैं। मैं डरने लगी हूँ। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज फिर मैंने तीसरी मंजिल पर किसी औरत को देखा, लेकिन जब जाकर देखा वहाँ कोई नहीं था। और आखिरी पन्ना में लिखा था, अगर मैंने कुछ भी किया और अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि इसके पीछे वर्मा जी का हाथ होगा। नेहा रोने लगी और बोली, देखो आरव, मेरी बहन पहले से जानती थी कि उसके साथ कुछ होगा। आरव ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, नेहा, हमें ये डायरी पुलिस तक ले जानी होगी। उसी रात जब दोनों प्लान बना रहे थे, अचानक आरव के कमरे की लाइट्स चली गई। कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। दरवाजे के बाहर से कदमों की भारी आवाज़ आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। आरव ने खिड़की से झांक कर देखा तो वर्मा जी के हाथ में लालटेन थी। वे उनकी कमरे की ओर सीधे बढ़े आ रहे थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से डायरी बिस्तर के नीचे छुपा दी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा जोर जोर से धड़ाम धड़ाम की आवाज़ से हिलने लगा। वर्मा जी की भारी आवाज़ आई। वह बोल रहे थे, आरव, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नेहा डर कर कांपने लगी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मत खोलना, अभी नहीं। कुछ देर बाद कदमों की आवाज़ दूर चली गई, लेकिन आरव को यकीन हो गया था कि वर्मा जी को शक हो चुका है। अगले दिन कॉलेज में आरव ने अपने एक दोस्त से वर्मा जी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने बताया, ये वर्मा जी पहले रेलवे में काम करते थे, लेकिन उन पर किसी लड़की के साथ बदसलूकी का केस चला था। उसी वजह से उनकी नौकरी छूट गई। उसके बाद उन्होंने एक पीजी खोल लिया। यह सुनकर आरव हैरान रह गया। मतलब अनामिका का केस पहली बार नहीं था, बल्कि वर्मा जी का अतीत भी दागदार रहा था। उस रात जब आरव अकेला पढ़ाई कर रहा था, अचानक कमरे का शीशा धुंधला हो गया। उस पर उंगलियां से लिखे शब्द उभरने लगे, मेरे कमरे के नीचे देखो। आरव का दिल यह देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। ये साफ था कि अनामिका की आत्मा उसे कोई इशारा दे रही थी। वो चुपचाप तीसरी मंजिल पर गया और अनामिका वाले कमरे के फर्श को ध्यान से देखने लगा। कोने में एक जगह सीलन थी और फर्श थोड़ा उखड़ा हुआ था। उसने ईंट हटाई। अंदर से एक छोटा डिब्बा निकला। डिब्बे में एक टूटी चेन और उसका काला दुपट्टा था, जिस पर खून के धब्बे जमे हुए थे। आरव समझ गया था, ये भी सबूत था जो अनामिका की मौत से जुड़ा था। अब आरव और नेहा के पास दो सबूत थे, अनामिका की डायरी, खून से सना दुपट्टा और टूटी चेन। लेकिन जितना वो सच के करीब पहुंच रहे थे, उतना ही खतरा बढ़ रहा था। उन्हें लगा जैसे हर वक्त कोई उनकी हरकतें देख रहा है। कॉरिडोर में चलते हुए अचानक ठंडी हवा हो जाती। आईने में उनकी परछाइयाँ के पीछे कोई खड़ा रहता। और सबसे डरावना, कई बार वर्मा जी अचानक उनके सामने आ जाते, जैसे वो सब कुछ जान चुके हों। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर सच को दबाना है तो वर्मा जी फिर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हमें अनामिका दीदी की आत्मा को भी शांत करना होगा, वरना वो किसी और को नहीं छोड़ेगी। रात के लगभग 2 बज रहे थे।
पीजी के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ कॉरिडोर की लाइट्स टिमटिमा रही थी और हवा के एक झोंके से बार बार बुझने लगती थी। आरव अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे जो शीशे पर लिखे हुए थे, मेरे कमरे के नीचे देखो। उसे लगा जैसे अनामिका की आत्मा सिर्फ उस पर भरोसा कर रही हो। नेहा भी सो नहीं पा रही थी। वह भी धीरे धीरे बोल रही थी, आरव, अगर सच में दीदी हमारे आसपास है तो वो हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कहीं वो हमसे नाराज़ हुई तो। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर वो नाराज़ होती तो हमें मदद का इशारा क्यों देती? मुझे लगता है कि वो चाहती है हम उसका अधूरा काम पूरा करें। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया और टेबल पर रखे सारे पन्ने उड़कर फर्श पर गिर पड़े। नेहा डर कर उठी। पन्नों में एक डायरी का पन्ना सामने आकर रुक गया। उस पर लिखावट थी, मैं अकेली नहीं हूँ, वो भी यहीं है। आरव और नेहा की यह देखकर रूह कांप गई। वो कौन? नेहा मुश्किल से बोल पाई। उसी वक्त कॉरिडोर से पायल की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन। नेहा ने आरव का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, ये दीदी है, ये दीदी है। दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की सी चांदनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अचानक तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर सफ़ेद साया दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा और पैरों से पायल की आवाज़। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा और बोली, आरव, ये दीदी ही है। साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में गूंज रही थी। आरव ने हिम्मत करके पुकारा, अनामिका, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो सामने आओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। साया वहीं रुक गया। धीरे धीरे उसने चेहरा ऊपर की ओर उठाया और दोनों के सामने एक धुंधली सी औरत का चेहरा दिखाई दिया। आंखें खाली, होंठ सील दिए जैसे, और चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। नेहा जमीन पर गिरने ही वाली थी कि आरव ने उसे संभाला। आत्मा अचानक दोनों के बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांस आरव के गाल पर लग रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुंह से कुछ टूटी फूटी आवाज़ ही निकल रही थी। मुझे इंसाफ, इंसाफ। नेहा रोते हुए बोली, दीदी, हम सबूत ढूंढ चुके हैं। आपकी डायरी और आपके कमरे से मिला सामान हम सब पुलिस तक ले जाएंगे। आत्मा का चेहरा अचानक और साफ हो गया। अब वो ज़्यादा डरावनी नहीं बल्कि दर्द से भरी हुई लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर नेहा के सिर पर रखा। नेहा को लगा जैसे अचानक ठंड बर्फ सिल्ली जैसे कोई उसके शरीर पर रख दिया हो। आरव ने देखा कि आत्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू खून जैसे लाल थे। अचानक आत्मा ने जोर से चीख लगाई, वो आ रहा है। पूरा पीजी हिल गया। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगी। आरव और नेहा ने देखा कि कॉरिडोर के दूसरे छोर से वर्मा जी लालटेन लिए हुए आते दिखाई दिए। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका हो। आत्मा अचानक गायब हो गई और सिर्फ उसकी चीख कमरे में गूंज रही थी। वर्मा जी दोनों के सामने रुक गए। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह बोल रहे थे, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। तीसरी मंजिल का दरवाज़ा खोलकर तुमने अपनी मौत को बुला ली है। तभी नेहा ने कांपते हुए बोला, हम सब सच जान चुके हैं और हम सबको बता देंगे। अब आप हमें रोक नहीं सकते। वर्मा जी ने ठहाका लगाया और कहा, कौन सा सच? कौन सच पर यकीन करेगा तुम्हारे? यहाँ हर कोई सोचता है कि वो लड़की पागल थी, और अगर तुमने ज़्यादा कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। आरव ने हिम्मत करके बोला, आपके खिलाफ सबूत हमारे पास हैं। अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।
जैसे ही वर्मा जी आगे बढ़े, अचानक कॉरिडोर की खिड़कियां जोर जोर से बंद हो गई। पीछे से वही पायल की आवाज़ आई। अनामिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने वर्मा जी की ओर हाथ बढ़ाया और लालटेन अपने आप बुझ गई। वर्मा जी जमीन पर गिर पड़े और घबराकर चिल्लाने लगे, नहीं नहीं, दूर रहो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन आत्मा तेजी से उसके पास आई। उसने अपनी पूरी जोर लगा दी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरकर जमीन पर जलने लगे। नेहा ने डर कर आरव का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी, दीदी अब उन्हें नहीं छोड़ेगी दीदी। आरव ने तुरंत कहा, नहीं नेहा, अगर वो उन्हें मार देगी तो ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी, हमें रोकना होगा। आरव ने जोर से आत्मा से कहा, अनामिका, हम तुम्हारा सच सबके सामने लाएंगे, लेकिन अगर तुम अभी इसे नुकसान पहुंचाओगी तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। आत्मा का चेहरा कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटी और दीवार में समा गई। सिर्फ उसकी आवाज़ें वहाँ गूंज रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। कॉरिडोर में सन्नाटा सा छा गया। वर्मा जी उठकर लड़खड़ाते हुए कमरे की ओर भाग गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें साफ पता आ गया था कि अनामिका चाहती है कि उसका सच सबके सामने आए। आरव ने धीमे स्वर में कहा, अब हमें जल्दी ही पुलिस तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वर्मा हमें रोक ले। नेहा ने सिर हिलाया और हाँ में उसे हामी भर दी और हमें कहने लगी कि हाँ, और हमें दीदी की आत्मा को भी मुक्त कराना होगा। यह वह बोलने लगी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आरव और नेहा के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। पिछली रात का सामना उनकी रगों में आज भी दौड़ रहा था। अनामिका की आत्मा, उसकी चीखें और वर्मा जी का डर से कांपना। नेहा ने धीरे से कहा, आरव, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। डायरी और दुपट्टा लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन हमें संभल कर जाना होगा। वर्मा जी हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। जब पीजी से ये लोग बाहर निकलने ही वाले थे तो उन्हें पीजी का माहौल थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर सुबह सब लोग डाइनिंग हॉल में चाय या नाश्ता करते थे, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। सीढ़ियों पर जली बुझी हुई लालटेन पड़ी थी। आरव धीरे से फुसफुसाया और बोला, लगता है वर्मा जी ने सबको बाहर भेज दिया है। नेहा का दिल जोर जोर से घबराने लगा और वह बोली, तो क्या वो सिर्फ हमारे लिए ही रुका है? दोनों ने जल्दी जल्दी बैग में डायरी को डाल दिया और सारे सबूत को भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला, ताला लगा हुआ था। आरव ने झटके से ताला खींचा, लेकिन वो बाहर से बंद था। मतलब वर्मा जी ने उन्हें कैद कर दिया था। तभी ऊपर से उसकी भारी आवाज़ आई और वह बोल रहा था, कहाँ जा रहे हो दोनों? ये पीजी छोड़ने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम दोनों भी उस लड़की की तरह। अचानक आवाज़ रुक गई, जैसे उन्होंने खुद को संभाल लिया हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, आरव, वो हमें बाहर जाने नहीं देंगे, शायद हमें भी मार देंगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं नेहा, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। हमें तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाना है। आरव ने पीजी के नक्शे को ध्यान से देखा और सोचा, पीछे वाली दीवार के पास एक टूटा हुआ दरवाज़ा है जहाँ से सामान लाया जाता है। शायद वो अभी भी खुला हो। दोनों चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और पीछे की ओर गए। वहाँ सचमुच एक जर्जर दरवाज़ा था जिस पर जंग लगा हुआ था। आरव ने जोर लगाकर उसे खोला। दरवाज़ा कर कर की आवाज़ से खुल गया, लेकिन उसी वक्त ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। ठक 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 ठक। नेहा ने डर कर आरव का हाथ पकड़ लिया और बोली, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आरव ने फौरन नेहा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और बोला, भागो।
दोनों गली की ओर भागने लगे। सुबह का वक्त था लेकिन सड़कें सुनसान थी। अचानक पीछे से वर्मा जी की चीखती आवाज़ गूंजने लगी कि रुको, कहीं नहीं जा पाओगे तुम लोग। उन्होंने तेजी से उनका पीछा किया। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई अंधेरी ताकत उन्हें और तेज कर रही हो। नेहा कांपते हुए बोली, आरव, वो हमारे पीछे आ रहा है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगे। और वह बोल रहा था, बस पुलिस स्टेशन तक पहुँचो, वहाँ हम सुरक्षित होंगे। काफ़ी दौड़ने के बाद दोनों आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुँचे। दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल ने उन्हें रोककर पूछा, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो तुम लोग? आरव ने जल्दी से कहा, सर, हमारे पास सबूत है। हमारे पीजी में एक लड़की की हत्या हुई थी। ये डायरी और ये खून से सना दुपट्टा उसी का सबूत है। कांस्टेबल ने चौंककर सामान लिया और उन्हें अंदर ले गया। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से वर्मा जी आते दिखाई दिए। साफ कपड़े, हाथ में फाइल और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उन्होंने देखते ही उन्हें कहा, ओह, यही दोनों हैं सर। मैं तो कह रहा था ये मेरे खिलाफ झूठा केस लिखवाने आए हैं। आरव और नेहा हक्के बक्के रह गए। आप यहाँ कैसे? उन दोनों ने कहा। वर्मा जी हंस पड़े और बोले, बेटा, ये इलाका मैं सालों से संभाल रहा हूँ। पुलिस को मैं अच्छे से जानता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी ठंडी नज़र से आरव और नेहा को देखा और बोला, देखो बच्चों, बिना सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाना बड़ी बात है। आरव ने डायरी और दुपट्टा दिखाया और बोले, ये सबूत है। इंस्पेक्टर ने सामान देखा, फिर मुस्कुराते हुए वर्मा जी से कहा, ये लोग सच में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। नेहा चीख पड़ी और बोली, नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। ये दुपट्टा वही है जिसे मेरी बहन की हत्या हुई थी। लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसी वक्त पुलिस स्टेशन की लाइट्स टिमटिमाने लगी। टेबल पर रखी फाइलें अपने आप उड़कर ज़मीन पर गिरने लगी। एक ठंडी हवा चली। कमरे के कोने में एक सफ़ेद साया प्रकट हुआ। अनामिका की आत्मा। उसकी आंखों में से खून के आंसू बह रहे थे। वो सीधे इंस्पेक्टर की ओर बढ़ी। पुलिस वाले डर कर पीछे हट गए। इंस्पेक्टर की जेब से एक फाइल गिर गई। उसमें अनामिका का पूरा केस था, जिस पर साफ लिखा था, केस क्लोज। आरव चिल्लाया और बोला, देखा, यही है सच। केस को जानबूझकर दबाया गया था। अनामिका की आत्मा ने जोर से चीख लगाई और कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरे कमरे की खिड़कियां टूट गई। पुलिस वाले कांपने लगे और वर्मा जी जमीन पर गिर पड़े। उनका चेहरा पसीना से पूरा भीग गया था। वह बोलने लगे, नहीं, मैं मानता हूँ मैंने किया था, लेकिन मजबूरी थी। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो वो सबको बता देती। उनकी आवाज़ कांप रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, दीदी, आपका सच सबके सामने आ गया। आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसका चेहरा दर्द से मुस्कान में बदलने लगा और फिर वह धुंध में गायब हो गई। पुलिस ने वर्मा जी को हिरासत में ले लिया। आरव और नेहा को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। लेकिन जब दोनों स्टेशन से बाहर निकले, नेहा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे चांदनी के बीच अब भी अनामिका की परछाई खड़ी है। आरव ने नेहा से धीमे स्वर में कहा, नेहा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब तुम्हारी दीदी की आत्मा को शांति मिल चुकी है। अब सब कुछ ठीक है। तो गाइज़, आज की कहानी बस इतनी ही थी, जो कि हमें आरव ने भेजी थी। और गाइज़, ये एक सच्ची रियल हॉरर स्टोरी है जो कि उनके साथ हुई थी। और गाइज़, इसी प्रकार की अगर आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हो तो गाइज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाला नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो गाइज़, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण, सत साहेब।